जी मैं ये पूछना चाहता था कि जैसे अभी आपने मेंशन किया कि जैसे समय के साथ लोगों का कल्चर, या जैसे हम इंडियंस का कल्चर काफ़ी चेंज हुआ है। मतलब जैसे जैसे स्त्रियों के कपड़े काफ़ी छोटे हो गए, मर्दों के बढ़ गए। तो क्या सारा सारा उत्तरदायित्व स्त्रियों पर ही जाता है कि वो ही सब कुछ करें, या फिर मैं देखता हूँ। नहीं जसविंदर बेटे, स्त्री जो है ना, स्त्री को मैं इसलिए ज्यादा इस चीज का जिम्मेदार कहता हूं कि स्त्री रूट होती है, जड़ होती है। ठीक है ना? हर मर्द के पीछे पालने वाली स्त्री होती है। अगर मर्द गंदे हैं ना, तो इसका मतलब है कि उनको पालने वाली वो मां ठीक नहीं थी जिसके पेट में उसने 9 माह गुजारे हैं। अगर कोई मर्द गंदा है ना, तो वो मां ठीक नहीं थी जिसने उसको 3 साल 3.5 साल तक दूध पिलाया है। अगर कोई मां अपने बच्चे को प्योरिटी की टीचिंग और लेसनिंग देकर जवान करेगी, तो वो बड़ा होके किसी की बेटी की तरफ देखेगा क्यों? इसका मतलब है कमी फिर भी कहीं ना कहीं औरत की तरफ ही जाती है। अब अनलकीली हमारे सिस्टम की चेन इस तरह से है कि हर मर्द जब किसी भी इस तरह के इवेंट पे जाता है ना, कि जहां कहीं कोई बड़ा मेला ठेला लगा हो, कोई ब्याह शादी हो, तो वो वहां नजर दौड़ा के देखता है कि जो सबसे बड़ी बेगैरत हो उसे वो अपनी पत्नी बनाने के चक्कर में होता है। जिसके कपड़े सबसे शार्ट हो, जो सबसे गंदी हो, जो 20 बंदों को इशारे कर रही हो, उसके ऊपर वो डोरे डालता है। तो भाई जब तुम उसको अपने घर में लाओगे, तो यकीनन उससे पैदा होने वाले बच्चों से फिर ये एक्सपेक्ट ना करना कि वो बड़े होके राम या सीता बनेंगे। वो फिर बड़े होके यही कुछ बनेंगे जिस तरह की माँ ला रहे हो। तो एज ए होल माओ का बड़ा रोल है, बहुत बड़ा रोल है। ठीक है। हर मर्द की प्योरिटी के पीछे उसकी माँ होती है। कोई मर्द प्योर नहीं होता जब तक कि उसके पीछे पालने वाली मां के अंदर सच्चाई ना हो। मां की एक नजर और माँ की एक पल की वो जो ट्रेनिंग है ना, वो बाहर की हजारों बुक्स के अंदर नहीं मिलती है। माँ जब एक लम्हे के लिए अपने बच्चे को कह देती है ना कि बेटे, डू यू नो व्हाट इज मोडेस्टी, तो ये माँ की इतनी बड़ी जो सीख होती है ना, वो बच्चे को जब कॉलेज के आगे खड़ा करती है ना, तो कॉलेज से चाहे 1,000 बच्चियां एक वक्त में निकले ना, वो सारी की सारी उसे अपनी बहन दिखती हैं, उसे अपनी बेटी दिखती हैं। वो फिर किसी की तरफ नजर उठा के नहीं देखता है। तो चूंकि मेजर रोल जो है, मेजर रिस्पॉन्सिबिलिटीज जो है, वो माओ पे जाती है, और माएँ सारी की सारी नारियां होती हैं। इसलिए मेरी सारी टीचिंग्स में ज्यादा फोकस और जोर जो है वो औरतों पे होता है। ऐसे नहीं, वो नेपोलियन बोनापार्ट और हिटलर, ये जो बड़े बड़े लोग गुजरे हैं, उन्होंने सिंपल ये बात कही थी, यार मुझे अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें दुनिया का रूलर बना दूंगा। अच्छी माएँ दे दो, मैं तुम्हें दुनिया का रूलर बना दूंगा। क्या मतलब? माएँ जैसे बच्चे जनेंगी ना, वैसी नेशन होएगी। अगर माँ बेटे को कंसीव करने के बाद 2.5 माह तक जब उसमें जान नहीं आती, वो अगर प्योर और मोडेस्ट भोजन खाती है, तो यकीनन जिस ब्लड से बच्चे ने जन्म लेना है, वो मोडेस्ट होएगा। अगर उसके बीच में उसने दारू नहीं पिया और इस तरह की अनलॉफुल चीजें नहीं खाई, तो ये यकीनन ये चीजें उसके डीएनए में ट्रांसफर होएंगी। फिर जब से बच्चा माँ के पेट में आए, अगर उसने अपनी आंखों को लज्जा, शर्म और हया से झुकाए रखा है, तो बच्चे की नजरें हमेशा झुकी रहेंगी। अगर उसने अपने कानों को अपवित्र गानों से बचाए रखा है, तो यकीनन बच्चे के कान भी ऐसी गंदी चीजों के सुनने के दिलदादा नहीं होंगे। अगर उसने अपनी जुबान पे अपने ईश्वर का नाम सजाए रखा है, तो बच्चे के रोम रोम में, अंग अंग में अपने ईश्वर से प्यार करना रचा बसा होएगा। ये जो 9 माह तक माँ जो कुछ करती है ना, वो बच्चे के अंदर जाता है, उसकी सृष्टि में जाता है, उसके रोम रोम में, अंग अंग में, नस नस में जी। जब माँ पवित्र हो जाएगी, ऑटोमेटिकली अगे पूरी जनरेशन, पूरी नस्ल, पता नहीं कदों तक वो पवित्रता चलती रहेगी। ये इतिहास में जितने भी महापुरुष आए हैं, कि माओ की ट्रेनिंग पे बड़ा जोर देते थे।
औरतों की प्योरिटी और मोडेस्टी पे बड़ा जोर देते। ये ऐसे अशर्म नहीं चलाते थे कि जहां जनाब औरतों को ये कहा जाए कि जब तुम्हें लस्ट आ जाए, जब तुम्हें डिजायर आ जाए तो उसको फौरन फुलफिल कर लो। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो आपकी स्पिरिचुअलिटी जो है ना वो मुड़ जाएगी। हमारे यहाँ तो ये अशर्म है, मैं अभी उनका नाम नहीं लेता। वहां तो ये सबसे बड़ी सीख ही ये दी जाती है कि जब आप में डिजायर पैदा हो जाए तो फौरन उसको फुलफिल करो। अगर तुम ऐसा नहीं करोगे तो तुम स्पिरिचुअली डेवलप ही नहीं कर सकते, तुम्हारी स्पिरिचुअलिटी रुक जाएगी। तुम्हारी हम गंदी टीचिंग फैलाते हुए ना जर्रा भर के लिए भी सोचते नहीं हैं कि हम क्या कह रहे हैं। मुझे पता है मेरी बातें भी बहुत सारे सो कॉल्ड झूठे गुरुओं के ऊपर बिजली बन के गिरती हैं। ये सब के सब मेरे दुश्मन हैं। कोई एक भी मुझे लाइक नहीं करता। सब के सब मेरी टीचिंग से हेट करते हैं। बस रीजन सिर्फ एक है कि मुझे सच कहने की बीमारी। मैं सच बोले बगैर रह नहीं सकता। मैं झूठ कह नहीं सकता और ये सच बोल नहीं सकता। अब चूंकि हम अपोजिट बीमारी लेके इस वर्तमान में बैठे हैं, उन्हें झूठ बोलने की बीमारी है, मुझे सच बोलने की बीमारी है। वो अपनी बीमारी के हाथों मजबूर है, मैं अपनी बीमारी के हाथों मजबूर। मैं तो यही कहूंगा कि मुझे रब शिफा दे और उनको भी रब शिफा दे और ऐसी शिफा दे कि हमारे सबके दिल जो हैं वो ईश्वर के साथ जुड़ जाए। हम सब सच्चाई के भगत बन जाएं और सच्ची बात कहने और सच्ची बात का प्रचार करने वाले हो जाएं। जो एंगल हम यहाँ इस प्लेटफॉर्म पे बताते हैं, ये एंगल आपको सवाए इस प्लेटफॉर्म के और मेरे पूरे देश के 28 प्रोविंसेस में चले जाओ और हर प्रोविंस के अंदर हजारों अशर्म आपको मिलेंगे। किसी एक अशर्म में भी अगर ये टीचिंग मिल जाए तो मुझे आकर बताना कि विनोद जो टीचिंग तुम दे रहे हो ये इधर भी यही मिल रही। नहीं करते, कर नहीं सकते। सच बोलने के लिए तुमको आग लगाना पड़ती, सच बोलने के लिए खुद के ऊपर जबर करना पड़ता, सच बोलने के लिए बहुत सारी चीजों से हाथ धोने पड़ते हैं। और रब ने शायद विनोद को तो पाला ही इस दिन के लिए था। मेरी तो अपब्रिंगिंग ही इस तरह से हुई है, मेरे तो हालात ही ऐसे रहे हैं कि मेरी कोई चीज स्टेज पे आने ही नहीं दी ईश्वर। मुझे किसी चीज का ऑनर बनने ही नहीं दिया ईश्वर ने कि जिसके ऊपर मुझे ये लगे कि यार मैंने अगर ये सच बोला ना तो मेरी ये कोठी पे कब्जा हो जाएगा, मैंने अगर ये सच बोला तो मेरे पास गाड़ी नहीं रहेगी, मैंने ये सच बोला तो फार्म हाउस चला जाएगा, मैंने ये सच बोला तो बैंक बैलेंस नहीं रहेगा, मैंने ये सच बोला तो मैं एमएलए एमपी नहीं रहूंगा, मैंने ये सच बोला तो ये नहीं रहेगा। मेरी कोई चीज टेक पे नहीं है। आई विल स्पीक एवर ट्रुथ, I will speak ever truth, and I will speak ever truth by the grace of my ईश्वर। जय। जी मेरे